हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, कक्षा 7। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये कोई ख़ास नहीं है। यहाँ से बस्तियां वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों, गुफाओं में निवास करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक स्थायी जगह घर बनाना आवश्यक हो गया था। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है। इन नदी घाटियों के आसपास बस्तियों का विकास हुआ है क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है एवं भूमि उपजाऊ है। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के साथ साथ मानव बस्तियाँ बड़ी हुई। नदी घाटियों के निकट बस्तियाँ अब पनपने लगी थी। इन प्रारंभ में नदी घाटियों के आसपास बस्तियाँ बनाई गई थी। कहाँ कौन सी नदियों के पास बनाई गई थी? सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांगी नदियों के किनारे पर। इस यहाँ से कौन सा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मानव बस्तियाँ सबसे पहले कहाँ बनी थी? वृक्षों और गुफाओं में मानव पहले रहता था और नदी घाटियों के आसपास बस्तियों का विकास हुआ था। किस कारण हुआ था? कृषि के कारण हुआ था। इस बॉक्स में क्या लिखा है? वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। यानी जहाँ भवन हो, बस्तियाँ हों, उस क्षेत्र को बसाव स्थान कहते हैं। इसके लिए आदर्श दशाएं कौन सी हैं? अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बसाई जाती हैं वह अस्थायी बस्तियाँ होती हैं। घने जंगलों में, गर्म ठंडे रेगिस्तान में, पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संघरण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यानी जो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? आखेट करते हैं, संघरण करते हैं और स्थानांतरित कृषि करते हैं और ऋतु प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां स्थायी होती हैं। इन बस्तियों में लोग अपने घरों में रहते हैं, यानी स्थायी रूप से रहते हैं। अस्थायी बस्तियों को आप अपने आसपास भी देखते होंगे। कभी आपके पास भेड़ चराने वाले आएंगे और कुछ समय के लिए अपने तंबू लगाएंगे, या कई बार आपके आसपास लोहार गड्ढरिया आएंगे, लोहे का काम करते हैं, जो वो अस्थायी तंबू लगाएंगे। वो अस्थायी बस्तियां होती है कुछ समय के लिए। लेकिन जो आपके आसपास स्थायी रूप से रहते हैं लोग, वो स्थायी बस्तियां होती हैं। यहाँ पर ये बस्तियां दिखाई गई हैं। ये बस्तियां स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। ये नोट इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। ऋतु प्रवास, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। यानी लोग जब मौसम के अनुसार आवागमन करते हैं उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों का खोज में निकल जाते हैं। यानी चरागाहों के लिए जो चरवाहे हैं या पशु पालने वाले हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। विशेषकर भेड़ पालने वाले, बकरी पालने वाले, गाय पालने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जहाँ पर चारा उपलब्ध हो और जहाँ पर पानी उपलब्ध हो वहाँ पर चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे आपको पता है जब तेज़ गर्मी होती है तो राजस्थान से चरवाहे हरियाणा में आ जाते हैं। यानी राजस्थान से हरियाणा में प्रवास करते हैं और जब बारिश आ जाती है तो अपने राजस्थान में वापस चले जाते हैं चरगाह। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। गांव में लोग जो बस्तियों में रहते हैं वो लोग क्या क्या करते हैं? कृषि करते हैं, मछली पालते हैं, वानिकी करते हैं, दस्तकारी करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये सब कार्य कौन करते हैं? गांव के लोग करते हैं। ये सब प्राथमिक कार्य में आते हैं एक दस्तकारी को छोड़कर। ग्रामीण बस्ती सघन होती हैं या परिकर्ण हो सकती हैं। यानी ग्रामीण बस्ती सघन भी हो सकती हैं और परिकर्ण भी हो सकती हैं। परिकर्ण का मतलब है खुली खुली बस्तियाँ। सघन बस्तियों में घर पास पास में होते हैं। यानी सघन बस्तियों में घर बिल्कुल पास पास में होते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। परिकर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर होते हैं। जो परिकर्ण बस्तियां हैं इसमें घर जो दूर दूर होते हैं, इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है, घर दूर दूर हैं। इस प्रकार की बस्तियां जो परिकर्ण बस्तियां हैं कहाँ पर होती हैं?
पहाड़ी क्षेत्रों में, ये पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, और घने जंगलों में, और घना जंगल भी है यहाँ पर, और अति विषम जलवायु में। और अति विषम का तो मतलब है या गर्म जलवायु हो या ठंडी जलवायु हो, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है परिकीर्ण बस्तियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल, यानी जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर ढाल वाली छत बनाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर घर बनाए जाते हैं, इस प्रकार से, ताकि वर्षा का पानी आसानी से नीचे आ जाए। जिन क्षेत्रों में वर्षा के समय जल जमा होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिट घर बनाए जाते हैं। यानी जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा हो वहाँ पर, जो जिसे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, मकान की कुर्सी या नींव ऊंची उठाना, उसे प्लेटफार्म बोला जाता है। यानी जो मकान की नींव है वो अधिक ऊंची की जाती है ताकि बाढ़ का पानी अंदर न घुसे। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है। ऐसा राजस्थान में किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो मिट्टी की मोटी दीवार होती है राजस्थान में मकान की, ताकि जो बाहर से गर्म हवा आए वह मकान के अंदर न घुस पाए और मकान अंदर से ठंडा रहे। छतें फूस की बनी होती हैं। जो छतें हैं राजस्थान में फूस की बनी होती हैं क्योंकि वह गर्मी के समय अधिक तपे न। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तरण का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी, शहर उनसे बड़ी बस्तियों में होते हैं। यानी बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ के नगर छोटी होती हैं, शहर उनसे बड़े होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। यानी जो नगरों में लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव नगरों का नाम बताइए आप। यहाँ पर ये सिल्ट के मकान बनाए जा रहे हैं। परिवहन, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन का साधन होता है। यानी लोगों को ले जाता है और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है परिवहन। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। अपने सामान ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। पहिए की खोज के बाद परिवहन आसान हो गया था। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आप बर्फ़ से बनाए आवास कहाँ पाते हैं? आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर बर्फ़ है वहीं पर मिलेंगे। उन्हें कौन बनाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? देख लीजिए, यहाँ पर परिवहन के रूप में घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया गया है। कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, कच्छर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा का प्रयोग किया जाता है। तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है। और प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लगते थे। वे समुद्री रास्ते से भारत में आते थे या थल मार्ग से भारत में आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत यानी आसान बना दिया है। आज यूरोप की यात्रा में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं। इस परिवहन के आधुनिक साधन का ऊर्जा एवं समय एवं ऊर्जा की बचत होती है। परिवहन के मुख्य 4 साधन हैं। कौन से हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। सड़क परिवहन कम दूरी यात्रा के समय उपयोग के लिए सड़क का प्रयोग किया जाता है। सड़कें कच्ची व पक्की 2 प्रकार की होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थल में, वनों में, ऊंचे पर्वतों में स्थानों पर भी सड़कें बनाई हैं। हिमालय पर्वत, मनाली लेह राजमार्ग विश्व के ऊंचे मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कें, भूमिगत मार्ग जिसे सबवे बोलते हैं, जो भूमिगत पुल हैं, भूमिगत मार्ग हैं, सबवे बोलते हैं। फ्लाईओवर, ऊपर के पुल उन्नत संरचनाओं के बनाए गए हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सड़कें हैं 2 प्रकार की होती है, कच्ची पक्की। और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों को बनाना आसान है। मरुस्थलों में, वनों में, पर्वतों पर, ऊंचे पर्वतों में सड़कें बनाना मुश्किल है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है? मनाली लेह। कहाँ पर है? हिमालय पर्वत में है। और भूमिगत सड़कों को क्या कहा जाता है? भूमिगत मार्ग या सबवे बोला जाता है।
इस पैराग्राफ में क्या लिखा है चल देखते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय भी और राज्य भी हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, किन किन स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। याद रखेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है। इधर ये पक्की व कच्ची सड़कें दिखाई गई हैं। कच्ची सड़कें इधर हैं, पक्की सड़कें इधर हैं। कच्ची सड़कें आपको ज़्यादातर गांव में देखने को मिलेंगी और पक्की सड़कें तो शहरों में होती हैं। आगे रेल मार्ग दिखाया गया है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम, यानी तीव्रता अधिक है, कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने में कार्य में आसानी होती है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेलवे की विकास में सहायता की, यानी सबसे पहले भाप के इंजन की खोज की गई थी। डीजल एवं विद्युत इंजनों का व्यापक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से और भी तीव्र गति से और परिवहन हो गया है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल बिछा जाता है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल उद्गम बना गया है। नोट इम्पोर्टेंट, केवल ये याद रखेंगे, एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल किस देश में है? भारत में है। भारतीय रेल मार्गों का जाल एशिया में सबसे बड़ा रेल जाल है। याद रखेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या लिखा है? जाइनिंग में लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर चलती है, जिसका ऊंचा बिंदु 5072 है। इसको याद रखेंगे यहाँ से। जाइनिंग से लहासा के बीच एक रेलगाड़ी चलती है, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसका ऊंचा बिंदु कितना है? समुद्र तल से 5072 मीटर है। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा है? यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिम रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। याद रखेंगे, देख लीजिए, ये सेंट पीटर्सबर्ग है और इधर व्लादिवोस्टोक है प्रशांत महासागर में। ये रेल मार्ग है, कहाँ पर है? रूस में है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रूस रेल मार्ग। जल मार्ग, अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन जल मार्ग होता है। यह मुख्य 2 प्रकार का होता है, अंतर्देशीय और समुद्री जलमार्ग। नाव नदियों झीलों के द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग होता है। नाव नदियों के द्वारा झीलों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? अंतर्देशीय के लिए। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट साल्ट याद रखेंगे, अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय जलमार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतर्देशीय किसके लिए होता है? केवल अपने देश में होता है, केवल एक देश में से व्यापार किया जाता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन बताए गए हैं, कौन से हैं? एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। यहाँ से याद रखेंगे, एग्जाम पूछा जाता है कि लॉस एंजलिस किस देश में है? उत्तरी अमेरिका में है। न्यूयॉर्क किस देश में है? उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पत्तन महत्वपूर्ण है? रियो डी जेनेरो। अफ्रीका में डरबन, कैपटाउन, 2 हैं अफ्रीका में, 2 हैं, तो डरबन है, एक कैपटाउन है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है और यूरोप में लंदन है। ये क्या हैं? विश्व का महत्वपूर्ण पत्तन हैं। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में, यानी 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन मार्ग है। कौन सा है तीव्र मार्ग? वायु मार्ग। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। वायुयान खराब मौसम, कोहरा, तूफान को प्रभावित करते हैं। इन तूफान के समय और कोहरा के समय वायुयान नहीं उड़ सकते हैं और ख़राब मौसम में। आप अक्सर खबरों में सुनते होंगे कि आज मौसम ख़राब है, धुंध ज़्यादा है, इस कारण से वायुयान को या हवाई जहाज़ को लेट किया गया है या हवाई यात्रा रद्द कर दी गई है। ये सब खराब मौसम के कारण की जाती है। यह यातायात का
अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम दुरूह स्थानों पर पहुंच सकता है। दुर्गम क्या होते हैं? जो जंगल हैं जहां पर मानव नहीं जा सकता है, वहां पर ये जा सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं बनाए जा सकते, वहां पर ये अपना काम करता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में बचाव के लिए, यानी जहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है किसके लिए? सहायता के लिए। आपातकाल के समय बाढ़ आ गई है या कोई युद्ध चला हुआ है तो वहां पर हेलीकॉप्टर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कहरिया ये क्या हैं? हवाई पत्तन हैं। आगे संचार के साधन बताए गए हैं। संचार क्या होता है? दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाना, यानी एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, इन दोनों के बीच सूचना का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों का विकसित किया है। संचार के क्षेत्र में विकास में विश्व में सूचना क्रांति आ गई है। सूचना क्रांति किससे आई है? संचार के क्षेत्र से आई है। याद रखेंगे, सूचना क्रांति का संबंध किससे है? संचार क्रांति से है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा, मनोरंजन, संचार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों का, रेडियो का, टीवी का, और आज तो मोबाइल भी आ गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों का संचार का साधन करते हैं। मोबाइल आज लोगों के पास सबसे बड़ा संचार का साधन है, इसीलिए इनको जन संचार कहा जाता है। जन संचार में कौन से आते हैं जिनका लोग प्रयोग करते हैं, जन प्रयोग करते हैं? समाचार पत्रों का सब प्रयोग करते हैं, रेडियो का प्रयोग करते हैं, टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं, और आज मोबाइल का प्रयोग करते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आ गई है। तेल की खोज, वन क्षेत्रों संरक्षण, भूमि, जल, खनिज क्षमता, चेतावनी सैटेलाइट के द्वारा ही किए जाते हैं। सैटेलाइट भी किस में शामिल है? सूचना में शामिल है, संचार में शामिल है। कोई खास नहीं है। इस मैप में विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन दिखाए गए हैं। आप वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर आ जाता है कि कौन सा पत्तन कहाँ पर है। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? नहीं पूछा है। पुस्तक भी है, टेलीफोन भी है, लेकिन मेज किसी प्रकार का नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क भूमिगत निर्माण है? यानी भूमिगत निर्माण कौन सा है? सबवे। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? कहाँ पहुंचने? द्वीप पर पहुंचने के लिए रेल नहीं जा सकती, कार नहीं जा सकती, जहाज जा सकते हैं। कौन से जहाज? समुद्री भी और हवाई भी, दोनों जा सकते हैं। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करता? हवाई जहाज भी करता है, बस भी करती, साइकिल नहीं करता। निम्नलिखित शब्दों को सही जोड़े के साथ मिलाइए। इंटरनेट एक संचार का साधन है। नहरें एक अंतर्देशीय जलमार्ग है। नगरीय क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा कार्य करते हैं। सघन बस्तियां, पास पास में घर होते हैं। सिल्ट के मकान उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जिन घरों में बारिश का पानी घुसता है या जहां पर बारिश का पानी अधिक इकट्ठा होता है, वहां पर बनाए जाते हैं। इन मकानों की जो कुर्सी है, नींव है, धरातल से अधिक ऊंचाई पर होती है। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।